चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ये मतलब मेनली तो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है 8th क्लास की एनसीईआरटी, पर याद रखना पीटी के क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। चलो ठीक है। अब मुझे पेटेंट क्या होता है? सर पेटेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब जो आपने डिवाइस की है अपनी इंटेलेक्ट से या अपनी नॉलेज से। प्रॉपर्टी मतलब जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो कि आपने कोई का मशीन का वो बनाया, ब्लूप्रिंट बनाया, ऐसी चीज होती है तो उसका पेटेंट करवाते हैं। पेटेंट मतलब उसकी राइट्स आप अपने पास टेम्परेरी भी बेसिस होता है और परमानेंट बेसिस भी होता है, अपने पास उसके राइट रख लेते हैं, वो होता है सर। ये आईपीआर का टॉपिक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का टॉपिक है सर। ये हमारे सिलेबस में है अभी 6th सेमेस्टर में, लॉ में। पता होना चाहिए ना। हाँ सर, अच्छा है ये इसका पेटेंट का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी है वर्ल्ड लेवल पे। मैंने पिछले साल के करंट में पढ़ा था, कोई वो क्या बोलते हैं सर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो। क्या होता है अगर रमेश, आप बताइए रमेश। बताएंगे सर। इनकी नॉलेज काफी अच्छी है, मतलब काफी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं पेटेंट रमेश। वेटेंट कौन देता है? पेटेंट सर जैसे भारत सरकार ही देती है, और डब्ल्यूटीओ का मुद्दा है पेटेंट, ट्रिप्स रिलेटेड डिस्प्यूट। अरे विप्रो करके होता है ना, कौन सा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, विप्रो। तो वो डब्ल्यूटीओ का ही पार्ट है। तो ये मेन काम करते हैं ना इस चीज़ के लिए। चलो, रिसोर्स क्या होता है सना? संसाधन। कहाँ भागे सना? जी सर। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स के टाइप्स बताइए, कितने प्रकार के होते हैं? सर रिसोर्स जैसे कि जो हमारी जरूरतों को मतलब पूरा करे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो सर जैसे कि नेचुरल होता है, ह्यूमन होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, और जो मानव निर्मित होता है ऐसे। तो जैसे नेचुरल रिसोर्स हमारे पास हो गया वाटर, एयर। ठीक है टाइप बताइए, टाइप जल्दी जल्दी। हाँ, तो सर ह्यूमन रिसोर्स में मनुष्य को कौशल आ गया, एजुकेशन और ये नॉलेज और कैपेसिटी। और मैन मेड में सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, सड़क, पुल, मशीन वगैरह। मुझे तुम बताइए, रिसोर्स के टाइप्स बताइए, अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। सर रिसोर्स जैसा सना ने बताया, संसाधन जो अपनी जरूरतों को पूरी करने में सहायक होते हैं। इसके कुछ मुख्य टाइप हैं। नेचुरल रिसोर्स में जो अपन को डायरेक्टली नेचर से मिल रहे हैं। उसके बाद नेचुरल रिसोर्स के दो प्रकार हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो खत्म होने के बाद दोबारा आ सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार यूज कर लिया तो पूरे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सना ने बताया जैसे ह्यूमन एग्जांपल बताते चलो, हम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एग्जांपल बताइए। अच्छा, नॉन आप किसका एग्जांपल पूछ रहे हैं सर? रिन्यूएबल का। हाँ सर, रिन्यूएबल का जैसे सर सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये तो रिन्यूएबल हो गया। और नॉन रिन्यूएबल हो गया ये कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स। ये वाटर भी आजकल नॉन रिन्यूएबल ही है, क्योंकि सर काफी कंजम्पशन बढ़ गया है ना वाटर का, इसलिए। उसके बाद सर ह्यूमन रिसोर्स में हम डायरेक्ट एग्जांपल कोयला, पेट्रोलियम आएगा। हाँ मैंने बताया ना सर, फॉसिल फ्यूल्स पूरे आ गए ना, कोल, पेट्रोलियम, ये अपना शेल गैस वगैरह, ये सब ये अपने आ गए नॉन रिन्यूएबल में। और रिन्यूएबल में अपने आ गए ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फोटोवोल्टिक सेल्स, ये आते हैं ना आजकल। ये न्यूक्लियर सर आजकल बड़ा डिमांड में है, न्यूक्लियर एनर्जी, लोग चिल्लाते रहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स में बात करूँ, ह्यूमन रिसोर्स में हम मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग की नॉलेज है ह्यूमन रिसोर्स में। जो ह्यूमंस काम करते हैं उनका वर्क है वो है ह्यूमन रिसोर्स में। सर ये होते हैं
मेजर और कोई ऐड करना चाहे तो अरे एक तो बता ह्यूमन सकता खुद है। रिसोर्स है उसके, और दूसरा जो ह्यूमन खुद बनाता है मानव निर्मित संसाधन वो भी आता है। चलो रमेश बताइए, हाँ। नेचुरल रिसोर्स जो है किन किन जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है उन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? नेचुरल प्राकृतिक सर रिसोर्स 3-4 चीजों पर निर्भर कर सकता हूँ। किन किन पे करता है? तो मतलब कि प्रौद्योगिकी पर निर्भर कर सकता है कि मतलब आप मैंने नेचुरल रिसोर्स का पूछा, नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, कौन कौन से फिजिकल कारक है, फिजिकल फैक्टर कौन कौन से जिन पर निर्भर करता है? उसका पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुदीर बताइए। जी सर। नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से फिजिकल का फैक्टर होते हैं जिन पर निर्भर करता है वो? सर फिजिकल फैक्टर्स, काफी फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे अपने एक तो सर टोपोग्राफी है कि सर कैसी वो है टोपोग्राफी जहाँ वो पाए जा रहे हैं वो कैसा है, टेम्परेचर है सर, क्लाइमेट या टेम्परेचर मान लो, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन कितनी है, मतलब यूज करने वाले लोग कितने हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं उसका नेचर कैसा है कि अरे वो लैंड पे पहली बात तो निर्भर करता है, क्लाइमेट पे निर्भर करता है, हाइट पे निर्भर करता है, ये चीज़ याद रखना, पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है सर एक बार अच्छे से मतलब थोड़ा बता दीजिए। एक बार आप अरे बताइए तो। नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं भाई सबाई सी बात है, जैसे कहाँ, जैसे मान के चलो भारत में कोयला कहाँ पाया जाता है, तो ये लैंड पे ऐसा होता है ना, राजस्थान में चलिए पाया जाता है, तो जो कौन सा भूभाग है वहाँ पे पाया जाएगा। फिर जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान के चलो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है भाई, जैसे इक्वेटर पे सबाई सी बात है एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, आप अगर पोल पे जाओगे तो वहाँ पे सबाई सी बात है अलग प्रकार की जो वनस्पति पाई जाएगी, नेचुरल रिसोर्स उस टाइप भी पाए जाएंगे। ओके हाँ, तो सर वो तो फिर बहुत सारी चीजें जैसे कि तापमान आ जाएगा, हाँ तो सब आएगा, वहाँ का तो क्लाइमेट आ गया ना, चेंज आ क्लाइमेट सब जाएगा। सारी चीज़ें। तो हाँ सर, वो एल्टीट्यूड ऊंचाई वाला आ जाएगा, वो सब आ जाएगा उसमें। चलो ठीक है। अगर मुझे बताइए कि कौन सा अगर मैन को अगर आपको रिसोर्स बनाना है तो मुदित बताइए कैसे बनाओगे आप? सर ह्यूमन को रिसोर्स बनाने के जो आप पूछ रहे हैं, पहली बात तो उसका सर क्या बोलते हैं अवेयरनेस, और क्या बोलते हैं अवेयरनेस का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और दूसरा उसकी नॉलेज में इनरिचमेंट करना पड़ेगा, तीसरा उसको नेचर के साथ कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रहे, मतलब अरे नेचर सबसे को मेन चीज आती है preserve बेसिक एजुकेशन और स्किल। हाँ सर मैं बता रहा था। अरे इतना वाइड मत लेके जाइए ना, टू द पॉइंट बताइए। चलो ठीक है सर मैं बताऊँ एक इसमें सर, ये तो एजुकेशन भी आएगी और इसमें हेल्थ का भी आएगा, और स्किल्स पे काम किया जाएगा, और पोषण न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य का आएगा, और फिर उसके बाद में एक आता है ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस वाली चीजें, और टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये सब इसमें आ जाएंगी, और महिला सशक्तिकरण भी इसमें आ जाएगा। ठीक है रमेश बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सर कि भविष्य की पीढ़ियों के ध्यान में लेकर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। और इसकी अवधारणा मतलब है कि मतलब की चीजें जो अनलिमिटेड है ना, उनको सर तार्किक रूप से यूज किया जाए, ताकि मतलब उनका मिस यूज ना होने पाए। जैसे वाटर हो गया और पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, इनका मतलब अंधाधुंध अगर प्रयोग करेंगे ना, पहले नंबर क्लाइमेट के लिए प्रॉब्लम करेगा, दूसरी नंबर चीजें खत्म हो जाएंगी तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यकता जो है हैरान होगी। ठीक है, रिसाइकलिंग क्या होता है मुदित? रिसाइकलिंग सर रिसाइकलिंग का मतलब ये होता है कि एक रिसोर्स को दोबारा यूज करा जाए, कुछ प्रक्रियाओं को फॉलो करके, जो रिसाइकिल प्रोसेस का, जैसे रीयूज रिसाइकिल और रिड्यूस ऐसे करके। चलो ठीक है। हाँ मैं शिल्पा, तंजानिया कहाँ, कौन से महाद्वीप में है तंजानिया? शिल्पा सर नहीं याद है, पढ़ के आइएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो सना बताइए तंजानिया कौन से महाद्वीप में है?
सर एशिया में है क्या? उठा के फेंक दूंगा। रमेश बताइए। हेलो सर, आवाज आ रही सर? हाँ हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ बोलिए। तंजानिया सर अफ्रीका महाद्वीप के सर दक्षिण पूर्व उसमें है, महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में है, मेडागास्कर के पास। ठीक है ठीक है, हाँ सही है। मुदीत बताइए कि हाँ ठीक है, याद आया जी कितनी पॉपुलेशन जो है कितने परसेंटेज एरिया में रहती है? क्या मतलब कितने 90% पॉपुलेशन कितने एरिया में रहती है? सर ये अरे सर नहीं पता मालूम। ठीक है, यार लिखा है भाई, क्या आप जानते हैं करके, तो ये तो ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 90% पॉपुलेशन है ना, जो पूरा वर्ल्ड का 30% हिस्से पे रहती है, तो 70% भूमि है ना वो खाली पड़ी हुई है, मतलब खाली पड़ी हुई है, कम लोग रहते हैं वहाँ पे। अच्छा सर, ये तो अपने एशिया महाद्वीप में ही होंगे सबसे ज्यादा, इंडिया चाइना इस तरफ ही होंगे। सबसे ज्यादा तो पॉपुलेशन यही है। इंडिया चाइना का एग्जांपल तो याद रहता है हमेशा। इसीलिए बता, ये थोड़ा मेंस वाला है ज़्यादा, इसमें इतने पीटी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मेंस के लिए है इम्पोर्टेंट ये, लैंड का यूजेस क्या होता है, सादा संपत्ति, ये सब चीज़ें। अब ये पीटी में तो पूछिएगा नहीं। स्क्रीन आपकी नहीं दिख रही सर? क्या हो गया? स्क्रीन नहीं दिख रही सब, काला काला। तो फिर मैं क्वेश्चन क्यों पूछूंगा? फिर तुम लोगों से दिखा के क्वेश्चन पूछूंगा क्या? अच्छा, तो और क्या। चलो ठीक है, बताइए लैंड का मतलब प्रदूषण कैसे होती है? मोदी बताइए, लैंड कैसे प्रदूषित होती है? सर लैंड का प्रदूषण कैसे होता है? एक तो सर फैक्ट्रीज का धुआं, या एग्रीकल्चर में भी जो एग्रीकल्चर के जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो पानी जो मिट्टी में मृदा में खराब करते थे, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह। ये दूसरा मैंने बताया पॉल्यूशन, तीसरा बताया मैंने मतलब जो एयर पॉल्यूशन, मतलब जो फैक्ट्रीज में से निकल रहा है वो भी कहीं ना कहीं लैंड में इफेक्ट करता है ना। उसके बाद सर पानी, मैं क्या बताऊं, मतलब मैं टोटल मुझे पॉल्यूशन का आ रहा है कि अलग अलग अरे सबसे मेन चीज होगा वनोन्मूलन, मतलब पेड़ों को काट दोगे, फिर उसके बाद में आता है केमिकल। वो तो डिफॉरेस्टेशन होता है। हाँ डिफॉरेस्टेशन है वो। चलो ठीक है। भूस्खलन क्या होता है? लैंडस्लाइडिंग क्या होता है? रमेश बताइए। सर वनों के जब कटाव हो जाता है तो बरसात के समय में, बरसात के समय वो जो मृदा होती है वो अपने स्थान से मतलब हट जाती है, कटाव होने लगता है। कारण क्या क्या होता है इसके? भूस्खलन के दो कारण हो सकते हैं, वनों का मतलब कटाई हो सकता है पहले कारण। ज्वालामुखी कारण हो सकती है? ज्वालामुखी जी सर, ज्वालामुखी कारण हो सकता है। और क्या कारण होंगे? वर्षा कारण हो सकती है, और गुरुत्वाकर्षण की कारक आता है, जब मृदा अपरदन पड़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है मृदा में। ये भी तो आएगा उसमें, भूकंप। सर माइनिंग भी हो सकती है ना, खनन। हाँ माइनिंग भी होगा, माइनिंग और पृथ्वी का दबाव भी, विकासात्मक कार्य भी हो जाते हैं सर, जैसे कहीं वो बन रहा है ओवर ब्रिज टाइप का, वहाँ भी होता है। चलो ठीक है सर, एक पॉइंट ऐड करना था मुझे, बोलिए। याद आया सर। लैंड पॉल्यूशन में एक पॉइंट है कि सर लैंड पॉल्यूशन इसलिए भी होता है कि अर्बनाइजेशन की वजह से जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसकी वजह से भी होता है सर। चलो ठीक है। और सर आजकल ये जो डंप यार्ड में कचरा फेंकते हैं ना, वो उसमें उसकी वजह से भी होता है। अब से डिकम्पोजिशन बोलेगा। डिकम्पोजिशन किन किन कारणों से होता है मुदित? सर डिकम्पोजिशन का कारण है अपने सर वो होते हैं ना, अरे यार उसको क्या बोलते हैं, एक बैक्टीरिया बोल रहे हैं, क्या बोल सर, वॉर्म्स की वजह से होगा सर। मिट्टी में प्रेशर और वो पड़ेगा ना, वॉर्म्स डाल देते हैं ना जिसको, उसकी वजह से। हाँ और कैसे होगा सर डिकम्पोजिशन? तो सर ये वॉर्म्स ही तो उसको वैसे सब्सटेंसेस में बदल के। अरे सबसे मेजर टेम्परेचर चेंजेस होता है, तुषार क्रिया, पौधे पर प्राणियों द्वारा मनुष्य की एक्टिविटी होती है। अच्छा, ये चीज याद रखना है। तो मेंस का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मिला के ना वो भी कंपोज करते हैं किसी चीज को। अगर जैसे तेज टेम्परेचर रहेगा और ह्यूमिडिटी रहेगी ना तो जल्दी हो जाएगा।
अगर लो टेम्परेचर रहेगा, जैसे वहाँ हो गया क्या नाम है, तो कश्मीर साइड ना, तो वहाँ जल्दी डिकम्पोज चीजें नहीं होती है। तो चलो, किसी को सोइल का पता है कि भारत में कौन कौन सी सोइल कहाँ कहाँ पाई जाती है? पता तो है मोटा मोटी। बताइए। सर देखिए, तो पहली नंबर मृदाओं का निर्माण से आप शुरू कर सकते हैं कि कहाँ पाई जाती है। दूसरा नंबर की उनकी कलर जो विशेषताएं होती है उसके आधार पर, जैसे लैटेराइट मृदा हो गई ना, लाल मिट्टी, तो जो ज्वालामुखी रेखीय के कारण बनती है, तो दक्कन का ट्रैप इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। काली मिट्टी और लाल मिट्टी। और जैसे जलोढ़ मृदा हो गई, मैदानी मिट्टी है, तो जहाँ नदियों द्वारा बाढ़ लाया जाता है वहाँ जलोढ़ मृदा के अंदर आता है। जलोढ़ मृदा में दो प्रकार की मृदा होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। जो बांगर होती है, मतलब कि वर्षा का मतलब कि हर साल नहीं पानी बाढ़ पहुंचता है, वहाँ खादर होती है। बांगर जो होती है हर साल पानी पहुंचता रहता है। और एक होता है खादर बांगर, काली मिट्टी हो गई। काली मिट्टी को स्वतः जुती हुई भूमि कहते हैं, जो महाराष्ट्र साइड मिलती है। कपास की खेती के लिए होती है। लेटेराइट मृदा और उपजाऊ मृदा होती है। और इन मृदाओं की विशेषताओं में एक होता है ह्यूमस की मात्रा, और उसका जो होता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ह्यूमस की मात्रा जो है इसमें जलोढ़ मृदा में पाए जाते हैं। और जैसे जलोढ़ मृदा जो होती है इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, जैसे मैदानी क्षेत्रों में, इसीलिए यूरिया डाली जाती है। लाल मृदा में फेरस जो होता है आयरन, उसकी अधिकता पाई जाती है। अधिकता पाई जाने के कारण उसमें उसकी रंग लाल होता है। और जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी को स्वतः जुती हुई भूमि कहते हैं, क्योंकि ये ना बारिश होने तक चिपचिपी हो जाती है, और जब सूखा पड़ता है तो मोटे मोटे उसमें दरार पड़ जाती है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझना हो तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड का इलाका और पंजाब, हरियाणा का इलाका, ये सब जरूर क्षेत्र रहते हैं। और दक्षिण भारत में आप चले जाएंगे तो दक्षिण भारत, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वाला जो भूमि है, मरुस्थलीय भूमि छोड़ के दक्कन का ट्रैप वाला, वो काली मिट्टी के अंतर्गत आएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जाएंगे तो कपास उपजाऊ करने वाली होगी। राजस्थान और एमपी में जाएंगे तो आपको लाल मिट्टी मिलेगी। और क्या करें, बस यही चीजें हैं। ठीक है। चलो सना, बताइए कि मृदा वनोन्मूलन मतलब निम्नीकरण के कौन कौन से कारण होते हैं? मतलब मृदा की क्वालिटी कैसे खराब हो जाती है? ईपीएस पूछा भी है तो। उसमें तो जैसे क्या होता है, डायरेक्ट टू द पॉइंट बताइए ओनली, एक्सप्लेन मत करो। ठीक है। मृदा की जो वो है निम्नीकरण होता है सर, जब उर्वरक ज्यादा डलता है तो उसमें वो बढ़ जाता है, ठीक है, अम्लीकरण हो जाती है। और क्या आएगा या ऐसे तो याद नहीं आ रहा है। मैं बताऊं? मुझे बताइए फटाफट बताइए। डिफॉरेस्टेशन की वजह से, उसके बाद एल्कलाइनिटी या सैलिनिटी बढ़ने से, तीसरी चीज है एसिड रेन से, चौथी चीज है डिस्कार्टेड मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक वगैरह से, उसके बाद पांचवी चीज है ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो ये प्लांट्स में से, न्यूक्लियर प्लांट्स में से निकलता है। छठी चीज है फर्टिलाइजर, मैन्योर और पेस्टिसाइड। ठीक है। अब बोलूं, आगे बोलूं? हाँ, बोलो। इंडस्ट्रियल वेस्ट से, जो इंडस्ट्रीज के वेस्ट होते हैं, बायोमैग्निफिकेशन वगैरह से, ऐसे। ठीक है। भू संकलन भी आएगा, बाढ़ भी आएगा, इसमें याद रखना ये चीज़ के कारण। चलो ठीक है, प्रोटेक्शन के उपाय बताइए। ये मल्चिंग मेथड क्या होता है? मल्चिंग मेथड रमेश बताइए, मल्चिंग मेथड क्या होता है? बताइए। मल्चिंग मेथड सर अभी याद नहीं आ रहा है। मुदीत बताइए। सर
अभी वो टू द पॉइंट याद नहीं आ रहा, मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या होगा सर, पढ़ा है बहुत अच्छे से, आंसर राइटिंग में भी होता है, आता है, क्वेश्चन भी आया 3-4 बार इस पे। वो ये एक तरीका है अपने सॉइल इरोजन को रोकने का सर। इसमें या तो वो मेरे हिसाब से टेरेस फार्मिंग जैसा, वो इससे कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, अभी याद नहीं आ रहा सर। अरे पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा बीपीएससी क्वेश्चन है, देखो इसमें इसको वैसे क्या बोलते हैं, कुछ मुझे वो बता मलच दीजिए। बनाना, मलच बनाना लिखा है हिंदी में भी सर ये उसको बोलते हैं कि जो वो करते हैं, पॉजिटिव होता है, ये बताइए पहले सर। अरे तो भाई वही तो संरक्षण का उपाय है, तो संरक्षण के उपाय में तो पॉजिटिव हो गया ना। सर मैं बताती हूँ, ये उसमें क्या करते हैं, उसको मिट्टी को ना ढक देते हैं नमी की वजह, नमी करने के लिए, और ताकि आर्द्रता रुकी रहे। हाँ, तो आर्द्रता रुकी रहती है, तो उससे वेपोराइजेशन कम होता है, तो सिंचाई की जरूरत जो कम हो जाती है, तो उससे बच जाता है। ठीक है। और हाँ, तापमान को उसको बैलेंस करने के लिए। वेदिका फार्म क्या होता है? वेदिका फार्म वर्टिकल होता है वो, याद रखना, ये पहाड़ों में होती है, चौड़े समतल सोपान में वेदिका तीव्र डालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। टेरेस फार्मिंग हो गई ना ये तो, पहाड़ों वाली तो। हाँ, तो उसी को बोलते हैं, ताकि इसमें सॉइल का इरोजन कम होता है। एक होती है समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी डाल पर समोच्च रेखाओं की समांतर जुताई डाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। सर इंग्लिश में बोलो ना, समोच्च रेखा वाले को क्या बोलेंगे? अब इसका तो मुझे भी नहीं पता है। अरे रक्षक मेखला, इसमें बता रहा हूँ ना एक्सप्लेन करके, उसमें क्या होता है, जब पहाड़ से पानी ताकि एक साथ बह के न निकल जाए तो उसके लिए ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये रक्षक मेखला है, इसमें क्या होता है, जो पेड़ उगा दिए जाते हैं कोने में ताकि मिट्टी उड़ के ना जाए। ठीक है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। मेखला अलग है और समोच्च रेखा अलग है ना? हाँ, सब अलग है भाई, एक समोच्च रेखी रोधिकाएं होती है, ये भी अलग है। ठीक है, चलो, बीज की फसल उगाना, बीच में ये क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए। चट्टान के बांध बनाना, ये तो गांव में होता है। चलो, कल जल का अपने देखा भी था, चलो आज फिर इसमें कुछ पूछ लेते, कल यूपीएससी ने पूछा भी था इससे। चलो मुदित बताइए कि जल ग्रह, मतलब पृथ्वी को जल ग्रह क्यों बोला जाता है, नीला ग्रह क्यों बोला जाता है? सर यहाँ 70% से ज्यादा पानी है, सबसे ज्यादा, जैसे आपने कल बताया था अपने सर, खारा पानी समुद्रों में है, फिर उसके बाद मीठा पानी ग्लेशियर्स में है, उसके बाद कितना परसेंटेज है वाटर पीने योग्य? सर पीने योग्य सर कितना होगा ना, 3% है। 2.7% है, याद रखना। मुझे 3% ध्यान था, 2.7%। अरे इस 2.7 का 70% भाग याद रखना बर्फ और बर्फ की चादरों के रूप में है, हिमालय के रूप में, और जिसमें भी ज्यादा है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है जी, ये चीज याद रखना है। और सबसे कम आपने बताया था नदियों में है पीने वाला पानी। हाँ, ये सबसे ज्यादा और सबसे कम याद है, मतलब वो अरे तो वो याद होना चाहिए पूरा का पूरा टेबल। आइस ग्लेशियर सबसे ज्यादा और सबसे कम नदियां, तो ये पूरा का पूरा पता होना चाहिए। वाटर साइकिल क्या होती है, कल मैंने बताया भी था, वाटर साइकिल बताइए। मैं बताऊं वाटर साइकिल? सर वाटर साइकिल शुरू होती है इवेपोरेशन से, फिर इवेपोरेशन के बाद जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स या जो वाटर वेपर है वो ऊपर जाती है, क्योंकि वो हल्की है ना, वो ऊपर जाती है तो वो ठंडी होती है, मतलब हाइट पे जाके ठंडी होती है। उसके बाद सर उसमें ठंडी होने के बाद वो उसका कंडेंसेशन होता है, फिर कंडेंसेशन के बाद बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद बादल एक दूसरे से टकराते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, ये रेनफॉल भी हो सकती है, ये स्नोफॉल भी हो सकती है, या हेल स्टॉर्म भी हो सकता है, प्रेसिपिटेशन। उसके बाद सर पानी दोबारा नदियों नालों के द्वारा कुछ पानी अंडरग्राउंड में चला जाता है, कुछ पानी समुद्रों में चला जाता है, तो ये वाटर साइकिल चलती रहती है। और इसमें एक पॉइंट और होता है सर कि प्लांट से ट्रांसपीरेशन होती है, मतलब प्लांट से भी पानी सोखता है, जो वो ट्रांसपीरेशन होती है। ठीक है, चलो ठीक है, सना बताइए जल संरक्षण की विधियां बताइए, वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो? रमेश, चलो रमेश पहले, वाटर पॉल्यूशन का कौन कौन से कारक होते हैं बताइए।
वाटर पोल्यूशन के औद्योगिक कचरे पहला नंबर। दूसरा नंबर आता है औद्योगिक कचरे के बाद होता है कृषि जनित कचरे। तीसरा मानव जनित गतिविधियाँ, मानव जैसे कि पशुओं को नहलाना और मानव अपने मतलब कि जो अपने वेस्टेज होता है वो भी मतलब डाल देता है। 3 कारण है। और भी इसके संरक्षण की विधियाँ कौन सी होगी? जल संरक्षण की विधियाँ पहले नंबर तो ऐसे कर सकते हैं कि जो वर्षा का जल होता है उसे संचित करना चाहिए ताकि मतलब कि ग्राउंड वाटर मतलब रिचार्ज हो जाए। जैसे वो राजस्थान के में तो टंका चलता है सर, टंका तीनों रानी भी चर्चा में है टंका के लिए। और दूसरा नंबर वो ज्यादा जो औद्योगिक जड़ें हैं उनका निस्तारण करके मतलब नदियों में डाला जाए ताकि वो तीसरा नंबर है कि वो जो ड्रिप होगा नहीं मेथड है ड्रिप इरिगेशन उसके माध्यम से जल को भी मतलब संरक्षण किया जा सकता है मिलता दोनों का, क्योंकि कम से कम पानी यूज होगा। और मल्चिंग भी आ जाएगा सर इसमें, जो आपने मल्चिंग बताया था ना अभी वो भी इसमें आ जाएगा जल संरक्षण में। चलो ठीक है, आप ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये गिद्धों का जो मतलब गिद्धों की संख्या कम हुई थी, कौन सी दवा थी और जिसके कारण कम होने लगे थे? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा यहीं से पूछा, यहीं डायरेक्ट दिया। डिक्लोफिनाइन भी है, एस्पिरिन भी है, इबुप्रोफेन जैसे पीड़कनाशी से जो गिद्धों की क्या हुआ, किडनी खराब हो गई थी, इसे याद रखना। चलो, ब्रह्मा कमल क्या है? ब्रह्मा कमल मुदित, ब्रह्मा कमल सर ब्रह्मा कमल तो सर वो एक प्लांट है, एक तरीके का पौधा है, नहीं फ्लावर है? तो है, फ्लावर, ये औषधीय जो है, याद रखना, इसका मतलब मेडिसिनल वैल्यू है। अच्छा ब्रह्म सर, ये तो आपने ब्रह्म कमल के अलावा सर मेरे को ये वाटर पॉल्यूशन की एक टॉपिक में दिक्कत है, थोड़ा आप क्लास के साथ एक्सप्लेन कर दो सर। एक तो डिसॉल्व ऑक्सीजन, एक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और एक है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डीओ, बीओडी और सीओडी एक बार एक्सप्लेन कर दो सर। रमेश बता दीजिए, ये तो यूपीएससी ने पूछा भी है 2-3 बार। जो बायो ऑक्सीजन डिमांड मतलब है ना, जैसे किसी जो वाटर बॉडी है मतलब एक तालाब है मान लो, तालाब में कुछ है जीव जंतु, उनको चाहिए 10% मतलब 1 लीटर में 10% ऑक्सीजन होनी चाहिए, तभी वो जो इकोसिस्टम है सस्टेन करेगा। लेकिन क्या होता है जो वेस्टेज जाते हैं जैसे नाइट्रोजन टाइप न्यूट्रिएंट जाते हैं वाटर बॉडी में, तो एल्गी वगैरह होते हैं जो वाटर में ना, उनको बूम कर देते हैं, उनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो एल्गी जो है वाटर से ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा करने लगते हैं क्योंकि उनको भी शोषण चाहिए, तो वाटर से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो इसे बायो ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। इसके माध्यम से होता क्या है कि उसमें जो मछलियां वगैरह होती हैं मरने लगती हैं, जो मीठा मछलियां वगैरह बड़े जीव होते हैं मरने लगते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी रहती है, होने लगती है। तो इसके लिए हो गया। और क्या पूछे थे भाई? वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी, बाकी बारे मुझे नहीं पता। अच्छा, और डीओ भी बता दो, डिमांड ऑक्सीजन एक बार, सॉरी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बाद, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में थोड़ी भी। मुझे यार वो उसका मतलब को नहीं पता है, जैसे कि एक मोटा बात पता है कि डिसॉल्व ऑक्सीजन मतलब 1 लीटर में जैसे 1 लीटर जल है उसमें मतलब 15% ऑक्सीजन होनी चाहिए, ध्यान से समझना। लेकिन अगर वो 10% है तो 5% डिमांड कर रहा है कि 5% और होनी चाहिए। अगर मतलब शब्दों की जाओगे तो यही होगा, बाकी एक बार देख के मैं बता दूंगा आपको। समझ गया, अच्छा समझाया, मैं समझ गया। एक बार सीओडी सर बता दो, सर आप ही बता दो। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, देखो मैं भी सर्च करके बताता हूँ मुझे कहाँ से आएगा, फिर भी ठीक है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अरे हाँ सना, तुम्हें याद है, तुम बताइए। बस मुझे तो इतना याद आ रहा है, जो इंडस्ट्री होती है इसमें केमिकल वाली, वहां से इसका वो होता है, तो
ज्यादा नहीं आता उसमें, मतलब देखना ही पड़ेगा उसका भी। देखो चलो मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, जल का इकोसिस्टम होता है। अगर उसमें देखो सब कुछ चीज़ें बैलेंस फॉर्मेट में है तब तक कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जितने भी उसमें जैसे मछली होती है, कोई भी दिक्कत होती है। पर दिक्कत क्या होता है कि अपन बाहर से जो केमिकल डालते हैं, अब केमिकल डालते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसमें जो जीव जंतु है, जो भी है, मान के चलो छोटे छोटे डिकम्पोजर है, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की लेते हुए जो है उस केमिकल जो है उसका मतलब उसको मतलब कि भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा जो है ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत खतरनाक होता है। एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है, जब मान के चलो ये होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, और जो हरे हरी उग जाते हैं पूरा पानी पे, देखना कभी पूरा वो कवर कर लेते हैं। एल्गल शैवाल होते हैं। हाँ, तो ये जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब यही है, जो केमिकल आता है ना बाहर से, इसको तोड़ने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसी को केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन बीओडी बोलते हैं, जितना चाहिए बायोलॉजिकल जीवित रहने के लिए नॉर्मली। बस यही चीज़ याद रखना, और क्या है। सर अच्छा समझाया सर, थैंक यू। बोलिए। COD वाला मिल गया। बताइए। तो COD होता है जैसे सर कोई इकोसिस्टम है, मतलब जलीय इकोसिस्टम है, तो उसमें जितना ऑक्सीजन की मात्रा है, तो बात समझिए, मतलब कि चाहे वो जीवों में हो चाहे निर्जीवों में हो, तो उसको टोटल मात्रा नापा जाता है OCD में, ठीक है। और जो BOD होता है सिर्फ जैविक में मापा जाता है। सिर्फ मोटा मोटा दोनों में यही अंतर है। अगर जैविक के लिए ऑक्सीजन मापा जाएगा तो BOD कहलाएगा, अगर जैविक और अजैविक मतलब कि जीवों और निर्जीवों दोनों का मापा जाएगा तो OCD कहलाएगा। ठीक, ठीक है। चलो ठीक है, आगे सुनिए। चलो मुझे बताइए, मधुमक्खी का क्या काम होता है इकोसिस्टम में? मधुमक्खी का तो बहुत अहम रोल होता है सर। तो क्या होता है बताइए ना, अहम क्या होता है? सर वो पॉलिनेशन करती है, पॉलिनेशन बोलते क्या उसको, पॉलिनेशन करती है। और यार ना ये डीकम्पोजर भी है। और चिड़िया भी अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती है। तो यार ना चिड़िया मांसाहारी होती है, यूपी से पूछ सकता है, और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध जो है ये भी अपघटक के रूप में कार्य करते हैं, अपमार्जक के रूप में। पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण वो समझा जाता है कि शोधक के रूप में काम करता है, और इसलिए गिद्ध होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ याद रखिए, इसलिए यूपी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। चलो बताइए, रमेश की पेड़ राजस्थान में छोटी पत्तियां क्यों पाई जाती है? अरे ताकि वो आसपास सघन की गिरी धीमी हो जाए, ताकि पौधों को ना पानी की आवश्यकता कम लगे। यार अगर जहाँ कम वर्षा होगी उस प्रदेश होगी वहाँ कटीली झाड़ियाँ पाई जाएगी, गुलम उगते हैं, गुलम। इससे क्या होता है, ऐसे क्षेत्रों में जाओगे जहाँ पे बरसात कम होती है तो पौधे की जड़ें गहरी होती है, और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आद्रता को हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। ये देखो यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ से। और जहाँ ठंडा इलाका होगा, याद रखना, टुंडा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। मांस और लाइकेन यार टुंडा प्रदेश में पाई जाती है, और यहाँ की यार नुकीलीदार होगी इनकी पत्तियाँ, ताकि बर्फ़ जो है डायरेक्ट उन पत्तों पर गिरे, मतलब गिरने के बाद नीचे गिर जाए। नहीं तो अगर चौड़े पत्ते होंगे ना तो पेड़ टूट जाएगा भाई, इसलिए नकुली वहाँ पे होती है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो और आगे, ज़्यादा मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ये NCERT। ब्लैक बग कहाँ पाया जाता है बताइए? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ब्लैक बग। ग्रासलैंड्स में मेरे हिसाब से। हाँ ग्रासलैंड में तो पाए जाते हैं। चलो हाँ, ये देखो नेशनल पार्क कर लेना भाई, वो वन्य जीव अभ्यारण्य कर लेना, जैव मंडल नीचे कर लेना। ये तो तैयार है, आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। पूछूंगा टेंशन मत लो।
पूछूंगा, उसका भी टाइम आएगा। चलो रेनफॉल, ये फॉरेस्ट फायर का क्या कारण होता है रमेश, बताइए, कारण बताइए। अरे वो जो विषुवत चीज वृक्ष होते हैं वहाँ जो एक दूसरे से पेड़ों का लगान लगता है, प्राकृतिक कारण भी यही है। और ज्वालामुखी भी हो सकता है। अच्छा, तड़ित झंझा क्या जानते हो? थंडर स्टॉर्म। वो लाइटिंग, अरे वो जो होती है बिजली का चमकना, बिजली का गिरना। चलो सर ये भी तो हो सकता है ना, आग लगने का, ये कि सिगरेट पी और फिर को नहीं लगी थी वहां पे, वही कारण, मैन मेड कारण ही होंगे। चलो ठीक है। और जंगल जब सना बताए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? काजीरंगा असम में है सर। किस चीज के लिए फेमस है ये? एक सिंह का जो गैंडा मिलता है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। ओके चलो आगे। हाँ, साइट्स के बारे में बताए रमेश, साइट्स क्या है? अरे साइट्स है जो वो प्रकृति जो है ना, वनस्पति और पौधे जो है जीव जंतुओं के लिए संरक्षण से संबंधित है। प्राणियों और पक्षियों के यानी जाति सूची तैयार करता है ये, याद है, यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ये जो पक्षी और प्राणियों पर व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाता है, याद रखना। चलो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं मुदित? हाँ सर, बायोस्फीयर रिजर्व। सर बायोस्फीयर रिजर्व वही है जहां अब ये फौना एंड फ्लोरा का प्रोटेक्शन किया जाता है, पर ये बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही वो होते हैं सर, वहां पर एंडेमिक या एंडेंजर्ड स्पीसीज का प्रोटेक्शन किया जाता है, और ये सबसे सेफेस्ट होता है। इसमें मतलब इसमें कोई एंट्री अलाउड नहीं होती किसी की ज्यादातर। ओके खनिज वाला चैप्टर। सर कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम पूछ लो ना। किसके? बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम पूछूंगा वो अभी, पहले अपन जो है एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से तो अपने थीम उठा ही रहे हैं, फिर थीम वाइज काम दूंगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन लगवाऊंगा तुम लोगों से, उसके बाद में फिर टेस्ट देंगे अपन इसका, समझ में आया? ठीक है। चलो क्रोमाइट, हाँ धात्विक कौन सा होता है? मिनरल्स बोलेंगे ना, मेटल्स के टाइप बताइए भाई। लोह तत्व, लोह खनिज होता है, जैसे आईएस का हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट याद रखना। अलोह तत्व जिसमें लोहा नहीं होता है, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, याद रखना ये चीज़। अधात्विक खनिज है जिसमें धातु नहीं होती है, चूना पत्थर होता है, अभ्रक होता है, जिप्सम होता है। और कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज में ही आएंगे। चलो छोड़ो, ये तो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉपी की कनप्टर तेल परत निकालने के लिए। चलो खनिजों का वितरण, ये सब मेंस के लिए है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, फिर भी यूपीएससी ने आजकल पूछने लग गया यहाँ से। चलो पता होना चाहिए, एक मिनट रुको। ओंटारियो कहाँ पे यार, किस चीज़ के लिए फेमस है ये? अरे ओंटारियो कनाडा में, याद रखना, तांबा और निकिल के लिए फेमस है। और कॉकसेस पर्वत, ये पढ़ लेना, इसमें दिया है। वही है ना, लेक ओंटारियो, लेक एरिया जो है वहाँ पे, वही वाला पार्ट। ओके चीना, ये देखो अब क्या, जो यूपीएससी ने पूछा ना 2025 के क्वेश्चन यहीं से, इसी चैप्टर से, तो भाई इसको अच्छे से कर लेना। और 2023 का क्वेश्चन देखो, स्विट्जरलैंड में ना कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, और यूपीएससी ने यही स्टेटमेंट उठा के पूछ लिया था। स्क्रीन में दिखा दीजिए ना सर। क्यों दिखा दूँ, 8वीं क्लास की एनसीईआरटी है, पढ़ लेना जाके अच्छे से। फिर क्या ही मतलब हो जाए क्वेश्चन पूछने का। क्या क्या कर रहा हूँ?
छुपा छुपा के पढ़ रहे हैं, टॉपर जैसे पढ़ते हैं ना, अपने नोट्स किसी को नहीं दिखाते। भाई मैं एनसीईआरटी खोल के पूछ रहा हूँ तुमसे भाई। चलो कॉकसेस पर चलो सना बताइए, कॉकसेस प्रदेश कहाँ पे है, कॉकसेस पर्वत कहाँ पे, बताइए। कॉकसेस नहीं याद आ रहा मुझे। अरे रमेश बताइए। ऐसा यूरोप वाला है। हाँ तो यूरोप में कहाँ पे है? यूरोप और एशिया के पास है, एक वहाँ है पुर्तगाल वाला, मतलब पाकिस्तान। ये मुदित तुम बताए, मुदित नाम क्या बताए सर? कॉकसेस पर्वत कहाँ पे, कॉकसेस पर्वत? सर कॉकसेस है या कास्केड है? कास्केड नहीं है, कॉकसेस है, कॉकसेस ही लिखा है भाई। कॉकसेस है सर, वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में है क्या? अरे फ्रांस में है, फ्रांस में। अब देखो आपके 2025 का क्वेश्चन पूछा जो यूपीएससी ने यहीं से पूछा था, देखो याद रखना, सबसे ज़्यादा जो है लोहे अयस्क भारत में और चाइना में पाए जाते हैं, ठीक। और एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा टीन उत्पादन होता है, याद रखना ये चीज़। एक बार दोबारा बताइए। लोहे अयस्क पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा चीन और भारत में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो एशिया महाद्वीप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टिन पाया जाता है, ज़्यादा टिन में जो सबसे आगे है वो देश है चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। यूपीएससी यही पूछा था, ठीक है। ओके। चीन फिर जो है सीसा में भी आगे है, एंटीमनी में भी आगे है और टंगस्टन में भी आगे है चीन, ठीक है। यूरोप याद रखना लोहे के अग्रणी उत्पादक है, रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लोहे गैस के विशाल निक्षेप वाले देश है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकिल खनिजों के निक्षेप में पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं वहाँ पे। अब देखो उत्तरी अमेरिका में है ना 3 जो क्षेत्र बहुत फेमस है, ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे तुम्हें पाए जाएंगे लोहे अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा खनन, ये सारी चीज़ें पाई जाएगी यहाँ पे। और ये ना ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी यहीं से पूछ रहा है, ये चैप्टर कर लेना अच्छे से। अभी देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो ये देखो ब्राजील विश्व में ऊंची कोटि के लोहे के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर देखो ये आपकी बात जो पूछा 2025 का क्वेश्चन, चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक, ये चैप्टर पढ़ लेना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे बोला है ब्राजील और बोलिविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से है। फिर दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। खनिज तेल, वेनेजुएला, आप क्या यार ये चैप्टर आपका फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चैप्टर कर लेना, क्वेश्चन इसी से आएगा। खनिज तेल में याद रखना वेनेजुएला सबसे आगे है, फिर अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में तुम्हें मिलेंगे सबसे ज़्यादा हीरा मिलेंगे, सोना और प्लेटिनियम, याद रखना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। और जो जायरे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने के एक बड़ा उत्पादक करते हैं, याद रखना ये जायरे नदी भी है एक वहाँ पे। और तुम्हारा तांबा, लोहे, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले खनिज है, ये चीज़ याद रखना। तेल पाया जाता है नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में, अफ्रीका महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा मिलेगा तुम्हें बॉक्साइट। और रुको मैं तुम लोगों को बताता हूँ 2025 के क्वेश्चन, और वो सोचो इसी चैप्टर से है, इसीलिए बोल रहा हूँ इस चैप्टर को। स्क्रीन दिखा दो सर, स्क्रीन पर। क्यों स्क्रीन का क्या करना है मुझे, 8th क्लास की एनसीईआरटी बता तो रहा हूँ, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। अब 3rd चैप्टर है, 8th क्लास का 3rd चैप्टर है, पढ़ लेना अच्छे से, क्या आएगा क्वेश्चन इससे। यही पूछ रहा था कौन सा चैप्टर है। अरे चैप्टर 3rd है, थर्ड चैप्टर 8th क्लास का। देखो ये रहा, देश दिया था और किस संसाधन में समृद्ध है, समझ में आया, ये चीज़ याद रखेंगे। बोत्सवाना हीरा के लिए फेमस है, और अपन देखो मैंने अभी बोला था अफ्रीका महाद्वीप में हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। फिर चिली, हाँ अफ्रीका महाद्वीप में, बोत्सवाना वहीं तो है ही, अफ्रीका महाद्वीप में तो है। फिर मैंने बोला था अभी देखो दक्षिण अमेरिका में तुम्हारे देखो तांबा और तुम्हारा ये पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, और यहाँ पे टिन पाया जाता है। इसने पूछा था लिथियम के भंडार चिली,
चिली कहाँ, चिली और पेरू है ना, तो तांबा की अग्रणी उत्पादक है, तो वहीं सोचो। और फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में निकेल सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडोनेशिया में। चलो ठीक है, ऐसे तो मैंने इसका ना तुम लोगों को PDF बना के भी भेजा था, और उसी PDF से क्वेश्चन आया है। सर वो PDF एक बार फिर शेयर करना, मैं उस समय आपके साथ कनेक्टेड नहीं था सर। हाँ वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो एक बार सर शेयर कर देना, उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसे वो तो मिल जाएगा, चलो ठीक है, कोई नहीं। अंटार्कटिका में याद रखना, यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, याद रखना। यहाँ पे आपको मिलेंगे लोहे अयस्क मिलेंगे, सोना चांदी तेल भी वाणिज्य मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पे। ये अंटार्कटिका, चलो ठीक। खनिजों का उपयोग तो जानते ही हो क्या क्या उपयोग होता है। हाँ, कंप्यूटर उद्योग में कौन सा प्रयोग होता है? सिलिकॉन और क्वार्ट्ज, याद रखना ये चीज़। एल्युमिनियम कहाँ प्रयोग होता है? एल्युमिनियम एक्स बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, और उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ये यहाँ पे होता है। आप देखो ये रिसाइकलिंग वाला UPSC ने कितनी बार इसका क्वेश्चन पूछा है। आपकी बार ही दो रिसाइकलिंग से क्वेश्चन आया था 2025 में। चलो कोई नहीं, आगे मतलब ये मेंस के लिए था इंपॉर्टेंट, बट UPSC आजकल यहाँ से पूछने लग गया था। चैप्टर पढ़ लेना अच्छे से, वो तो मैं जो जहाँ से इंपॉर्टेंट होगा तो वहाँ से मैं दे ही दूँगा। चलो, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ये तो सब मेंस के लिए। अभी क्या पूछूँगा, मैंने पढ़ लेना है अच्छे से चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस के लिए भी, PT के लिए भी। तो आप ये जाओ। चलो, भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा। फेमस एरिया है रानीगंज, पश्चिम बंगाल में है। झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है, याद रखना ये चीज़। चलो सना बताए, ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड इसको सर, कोयले को। रमेश बताइए किसको बोला जाता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कौन सी शेल गैसों में पाए जाते हैं ये? शेल गैस मतलब आसानी करता है ना। ये याद रखना, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है इसका। चलो मुर्मुदित बताइए, इसे पेट्रोलियम का जब आप रिफाइन करते हो तो कौन कौन से मिलते हैं इससे, पेट्रोलियम से अपने को? सर पेट्रोलियम से कौन कौन से मिलते हैं आपको? एक तो सर शेल गैस मिलेगी। अरे शेल गैस अलग होता है भाई, शेल गैस कहाँ मिलने लगी उससे? शेल गैस तो नेचुरली फाइंड आउट होती है। अच्छा, तो सर आपको क्रूड ऑयल मिल जाएगा, डीजल मिल जाएगा, पेट्रोलियम जेली वैक्स मिल जाएगा, पेट्रोलियम खुद ही मिल जाएगा, ऐसा ये मिलता है। हाँ, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेक इसी से तैयार होते हैं, याद रखना। जो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहते हैं, काला सोना। इसके सबसे उत्पादक देश है ईरान, इराक, सऊदी अरब, याद रखना कि UP से क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र 50 होना चाहिए। असम में डिगबोई है, मुंबई में बॉम्बे हाई है, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा पे पाए जाते हैं। चलो रमेश बताइए, CNG बता दीजिए, जो भी, अरे सब आप जानते हो। सारे फॉर्मूला है। और CNG सर पैकेट में पाई जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। चलो ठीक है, नेचुरल गैस सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? नेचुरल गैस सर इधर पाई जाती है, बेगिस्तान मतलब साइड। गलत। मुदित बताइए, मुदित कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा नेचुरल गैस? सर नेचुरल गैस सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी? सर कुछ तो ऑप्शन तो दो जरा। नहीं, रूस, नॉर्वे, UK, नीदरलैंड में पाई जाती है सबसे ज्यादा, याद रखना। और भारत में कहाँ पाई जाती है? भारत में नेचुरल गैस सर, ये तो UPSC ने पूछे। मुंबई में सर, मुंबई बीच जो है भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस वेस्टर्न इंडिया की साइड में पाई जाती है। ये तो यार ना पता होना, UPSC में क्वेश्चन पूछा उसके बाद ही तो उन लोगों को ये तो याद होने चाहिए भाई। चलो ठीक है, जल विद्युत का सबसे ज्यादा याद रखना, प्राग्ञ नारू बिजली। सर मैं कुछ बोलूं, मैं बताती हूँ।
जहाँ पे ये नेचुरल गैस होती है ना, तो वहाँ पे हमको ध्यान रखना होता है। जो बेसिन होता है ना, वहाँ पे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे गैस मिलेगी। यार अगर विश्व का बेसिन पहला एक जल बड़ा एरिया होता है, तो नदी जो बाहर ऊपर से बहा के लेके आती है, अवसाद लेके आती है, तो फिर वहां से ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे गैस मिलेगी। तो जहाँ जहाँ बेसिन होगा तो वहाँ पे हम अगर एक सामने आए तो हम वहाँ पे गैस कर सकते हैं। याद रखना विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था, नॉर्वे। ठीक है। और ये देखो यूपीएससी 2020 या 22 के क्वेश्चन, विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा है स्कॉटलैंड में। और उसने ना यहाँ दिया है विश्व के संदर्भ में, उसने पूछ लिया था भारत के संदर्भ में। ठीक क्या है। बताया थी सर अभी स्कॉटलैंड में? ये सर सोलर पावर्ड बस स्टेशन का तो नहीं मालूम, एयरपोर्ट तो मालूम है सर मुझे। हाँ एयरपोर्ट सर कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वही तो पूछा था यूपीएससी ने। हाँ वो ये सर एशिया का नहीं, वर्ल्ड का पहला जो पूरा तरीके से सोलर पावर्ड ग्रीन एयरपोर्ट है सर वो। मतलब उसमें एक भी तरीके की आपको जो सारी इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, सब सोलर पैनल्स के थ्रू चलता है सर, सारा पूरा कंप्लीट। अच्छा सर इतना बड़ा प्लांट है कोची एयरपोर्ट के पास, सोलर पैनल्स का इतना बड़ा, मतलब इतना ह्यूज, बहुत ह्यूज। चलो परमाणु ऊर्जा का ये, हाँ ये थोड़ा पता होना चाहिए आजकल। अभी अब क्या बिल भी आया था तो पता होना चाहिए। परमाणु ऊर्जा में कौन कौन से धातु यूज किए जाते हैं? यूरेनियम, थोरियम याद रखना। और नाभिक के रिएक्टर में नाभिक के विखंडन से गुजरता है ये पेज में फिर क्वेश्चन पूछा था। सबसे बड़ा उत्पादक याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। ये यूरेनियम कहाँ पाया जाता है याद रखना? राजस्थान और झारखंड में। और थोरियम, ये तो यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। डायरेक्ट ये लाइन उठा के यूपीएससी ने 3 या 4 बार पूछ चुका है। ठीक है याद रखना। चलो तमिलनाडु में कौन सा है परमाणु ऊर्जा केंद्र, बताइए तमिलनाडु में। सर तमिलनाडु में सर ऑप्शन 2 का नाम याद आ रहा है, पर ऑप्शन 2 से नाम आ जाएगा। पता होना चाहिए। तो तमिलनाडु में कलप्पम है। महाराष्ट्र में कौन सा है? कालपक्कम। अच्छा महाराष्ट्र में तारापुर। राजस्थान में? और सर रावत भाटा। और पूछो। और उत्तर प्रदेश में? नरोरा। कर्नाटक में? सर कर्नाटक में ऑप्शन 2 ऑप्शन 2, एक गलत एक सही। नाम आ रहा है सर, याद है बहुत। आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन 2 बोलिए सर। क्या मतलब उसका नाम क्या था? अरे केगा। अच्छा काइगा। चलो ठीक है। भूत तापीय ऊर्जा के संयंत्र भारत में कहाँ लगे हुए हैं? क्या? जियो थर्मल एनर्जी, जियो बोलेंगे ना सर नहीं मान। अरे पता होना चाहिए भाई। ये हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। यहाँ पे अरे धार्मिक स्थल भी लोग इसको बना दिए हैं। यहाँ पे पूरी तल के खाते हैं लोग जब ये धार्मिक स्थल भी। आप बता केदारनाथ, जहाँ से सर गर्म वाटर आता है वही ना? हाँ वही। अच्छा वो वाटर, हॉट वाटर। ये पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है ये। सर पूरी तल के खाते हैं मतलब? अरे वो इतना गर्म होता है पानी भाई, उसमें तल के लोग खाते हैं आराम से। मतलब गर्म, बहुत बॉइलिंग वाटर निकलता है, नेचुरल है वो। ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्र कहाँ पे है भारत में? कच्छ के खाड़ी याद रखना, उसके लिए फेमस है। बायोगैस, चलो बायोगैस। ये मेंस के लिए, चलो ठीक है। क्या बायोगैस क्या बताना है सर? बायोगैस किन किन चीजों से बनती है, किस चीज का सॉल्यूशन है वो? हाँ सर बायोगैस जो होता है ना, ये जो होता है जैविक वो कचरा, जैसे गोबर खाद और घरेलू जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है अवशिष्ट, वो उससे बनता है सर। अच्छा। उसको हाँ मीथेन गैस को ही बायोगैस कहते हैं। तो उसको तोड़ के कुछ करके बनाया जाता है।
ऐसा। चलो आ कोई जाइए बात यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन। प्राइमरी में क्या क्या आता है? प्राइमरी एक्टिविटी में मुझे बताइए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी का नाम बता दीजिए। यूपीएससी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट सोचो पहला ही ये है चैप्टर नंबर 4, सोचो पहला ही प्राइमरी पेज में से। बताइए। एग्रीकल्चर फिशिंग माइनिंग, ये तो प्राइमरी। अब सेकेंडरी में आपका सेकेंडरी में सर यहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो गया और इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अब सर टर्शरी में उनका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके बाद बैंकिंग सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये टर्शरी में हो गया। सोचो डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। अरे मतलब उधर इकोनॉमी पढ़ोगे तो वहाँ पे भी दिया था, यातायात व्यापार बैंकिंग सेवा विज्ञापन, याद रखना ये सब टर्शियरी सेक्टर में आती है। ठीक है 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 ठीक है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बस उतना ही। चलो एग्रीकल्चर, हाँ चलो अच्छा है। सेरीकल्चर में क्या आता है रमेश बताइए? सेरीकल्चर, अरे ना, रेशम कीट पालन आता है सेरीकल्चर। सना बताइए पीसी कल्चर में क्या आता है? अंगूर पालन। अरे नहीं, सना बताइए, सना पीसी कल्चर। बताओ। हाँ बताइए मुदित। पिसिकल्चर मतलब फिशेस का वो हाँ, पीस और विटीकल्चर में आता है अंगूरों की खेती, और हॉर्टिकल्चर में आता है तुम्हारा सब्जियां फूल और फलों को उगाना। ये बच्चों के जैसे क्वेश्चनों में अटकोगे क्या तुम लोग? और पूछना वो याद नहीं रहता ना, कोई बात। चलो कोई नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं तो क्या ही। हाँ, निर्वाह कृषि किसको बोलते हैं रमेश? जो मतलब सर खाने पीने के जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है, निर्वाह कृषि। और आदिम निर्वाह कृषि? आदिम निर्वाह की कृषि जो मतलब कि जिसमें सर ना तो प्रकृति की चीजों का ही प्रयोग किया जाता है। ना ये नहीं है। हाँ सर, जो पुरानी परंपरा से की जा रही हो, मतलब उसको बोलते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी पूंजीगत संस्थानों का प्रयोग न किया गया आदिम कृषि। अरे तांत्रिक कृषि हो गया, चलवासी पशुचारण शामिल होता है इसमें। जूमिंग वाले जो जूमिंग खेती होती है, मिल्पा भी बोलते हैं इसको, रोका ब्राजील में रोका बोलते हैं, धान मलेशिया बोलते हैं। याद रखना ये चीज। चलो कतन दहन, ये यूपीएससी में पूछा है भाई, कतन दहन ये याद रखना। चलवासी पशुचारण जो ये लोग मवेशी ववेशी चरवाते रहते हैं। चलो छोड़िए, कोई मतलब। वाणिज्य कृषि, इसमें वाणिज्य अनाज कृषि छोड़िए। मिश्रित कृषि, हाँ मिश्रित कृषि भी यूपीएससी ने पूछा है। बताइए सना, मिश्रित कृषि किसको बोलेंगे? सर इसके साथ में 2 फसल की जा सकती हैं जो। अरे नहीं, भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलों को उगाने के लिए, पशुपालन, दोनों वो अलग चीज है। मिश्रित कृषि नहीं, मतलब वही तो बोलते हैं ना, जो एक फसल है उसके साथ में दूसरी फसल ऐसी बोई जाती है। अरे खेती के साथ साथ आप पशुपालन भी करो, उसको बोलते हैं। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। उसको पॉलीकल्चर बोलते हैं। हाँ, उसको पॉलीकल्चर बोलते हैं इसको। ओके सर। चलो, रबड़ के लिए कौन फेमस है? रबड़ के लिए कहाँ सबसे ज्यादा रबड़ होता है? रबड़ याद है सबसे ज्यादा मलेशिया में, ब्राजील में कौवा, भारत और श्रीलंका में चाय रोपण कृषि के एग्जाम्पल है ये सब चीजें। चलो हाँ, ये चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेना इसको अच्छे से, यहाँ से यूपीएससी पूछता है ये क्वेश्चन। चलो, चावल कौन कौन से इलाके में उगता है रमेश बताइए? क्या कंडीशन होती है, कितना टेम्परेचर? नाम बता दीजिए सर। चैप्टर का नाम, अरे 4th चैप्टर है, 8th क्लास का 4th चैप्टर। बताइए रमेश, चावल के लिए क्या क्या चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए इसके लिए? यही तो यूपीएससी पूछता है। 3 चीजें पहले सुनिए। कहाँ पाया जाता है, मतलब कहाँ उगाया जा सकता है, जलवायु कौन सी होनी चाहिए, और मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। पहली नंबर अगर जलवायु की बात करेंगे, कुछ उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए जलवायु के लिए, और मिट्टी होनी चाहिए, जड़ और मृदा होनी चाहिए।
क्षेत्र भारत होना चाहिए, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका टाइप का ऐसा देश है। भारत, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका। हाँ, मिट्टी जलोढ़ हो गई, जलवायु उष्ण और उपोष्ण, टेम्परेचर सर मतलब कि औसत 27 से 20 डिग्री है। चलो चल, विश्व में चलो दिमाग लगाना, सबसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, जब जल्दी देगा जवाब कौन देता है तो बताइए। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खाई जाती है विश्व में? चावल। दालें। अरे चावल चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है, दालों की तो ऐसे करनी पड़ेगी। और गरीब आदमी दाल कब से खाने लग गया भाई? अरे सदा अपना बता रही ना तू। मैं खाती नहीं दाल, ये बताती तो चिकन बताती है। चलो छोड़िए यार, अगर चावल ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है, याद रखना पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसके उच्च तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता चाहिए और वर्षा की आवश्यकता होती है। और जो मिट्टी चाहिए इसके लिए, याद रखना चीका युक्त जलोढ़ मृदा चाहिए इसके लिए। चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसे जल रोकने की क्षमता हो, सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन है ना, याद रखना, ये भी यूपीएससी ने पूछा था, चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद भारत आता है। सर इंडिया हो गया, अरे इंडिया हो गया अभी। अरे प्रोडक्शन में नहीं है, इंडिया एक्सपोर्ट में होगा। नहीं सर, मैंने एक आपको इंफोग्राफ भेजा था, देखो मैंने आपको। जी सर, इंडिया है अभी उत्पादन में। सर अभी इंडिया हो गया। जी सर, इंडिया हो चुका है। अभी भेजा है मैंने कुछ महीनों पहले सर, अभी महीने क्या दिनों पहले। मैं आपको देख रहा हूँ, रुको। जी सर, चीन पीछे हो गया चावल उत्पादन। हाँ सर, हम आगे हैं सबसे। अरे हाय, मिल नहीं रहा। चलो ठीक है, कोई नहीं, मान लिया जाए आपकी बात, ठीक है। चलो ठीक है। गेहूं के वर्धन काल में याद रखना मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा और शस्य कर्तन चाहिए गेहूं के लिए। और सबसे इसे पकने के समय ना तेज धूप चाहिए। और दोमट मिट्टी में उगता है, ये याद रखना, दोमट मिट्टी में। चलो मिलेट, मोटा अनाज। अब मैं पढ़ के बता रहा हूँ सर। इंडिया ओवरटेक चाइना टू बिकम द वर्ल्ड टॉप राइस प्रोड्यूसर। फिर तो पूछ सकता है कि सर याद रखना, क्योंकि 2019 में यूपीएससी ने जब प्रोडक्ट से यूपीएससी इंपोर्ट में आ गया था तब पूछ लिया था, तब क्या पूछ सकता सर। सब ना चाइना मार के आएंगे इसमें। हाँ वही तो बता रहा हूँ ना, इस पता होना चाहिए। यूपीएससी तलाश में रहता है ऐसे पॉइंट की। ठीक है। मिलेट मतलब मोटे अनाज, याद रखना बलुई मृदा में उगाए जाते हैं। इसके लिए कम वर्षा और उच्च मध्यम से तापमान, पर्याप्त सूर्य की आवश्यकता होती है। इसमें आते ज्वार आता है, बाजरा, रागी, ये सब याद रखना। चलो मक्का के लिए सुपई मृदा छोड़ो, इस क्या है, कपास, हाँ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना। मैं क्या है इसमें तो पता होना चाहिए मतलब। चलो ठीक है। अब देखो कॉफ़ी का बारे में है ना, कॉफ़ी कब दिया है यहाँ पे। गर्म व आर्द्र जलवायु चाहिए, सुअपायित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है फसल वृद्धि के लिए। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, याद रखना। फिर इसके पश्चात है कोलंबिया और भारत। पटसन को ही सुनहरा रेशा बोलते हैं, याद रखना, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, मतलब सबाई बहता हुआ पानी चाहिए। हाँ ठीक है, याद रखना ये चीज़। कपास वे यूपीएससी ने 2020 में पूछा था, इसलिए बता रहे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वो डायरेक्ट पूछता है कि 100 से 210 पालरी दिन किस में ज़रूरत पड़ती है, तो याद रखना कपास के लिए। अरे काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगता है, याद रखना ये चीज़। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है ये। अब देखो चाय के लिए याद रखना, कोमल पत्तियों के लिए ठंडी जलवायु चाहिए और वर्ष भर जो है समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। दोमट मृदा चाहिए, मन ढाल की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है इसमें। चलो ये कंप्लीट हो गया है अपना, लास्ट चैप्टर बचा है, आज इसको यहीं पे कंप्लीट करेंगे। मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर हाँ कुछ चीज़ें इसके पीटी के लिए भी निकलती है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछे भी हैं जहाँ चांस बनता है। ये फिर इसमें एग्जांपल देके बताया भारत में कैसे क्यों ख़राब है, क्यों यहाँ पे गड़बड़ियाँ है। इसलिए तो यूपीएससी जो जहाँ पे नया नया इनोवेशन होता है ना, वहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है। चलो द्वितीय क्रियाकलाप में अपने देख ही लिया था क्या क्या आता है इसमें।
कच्चा माल, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित, वन आधारित उद्योग, आकार, लघु आकार के कुटीर उद्योग ये छोटे होते स्वामित्व के आधार पर बटे हुए होते हैं। सहकारी क्षेत्र मतलब जो लोग मिलके बनाते हैं। औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, ये मेंस का टॉपिक है, ठीक है। तो पूरा मेंस का टॉपिक इसमें क्या है, पर पढ़ लेना अच्छे से, कहाँ कहाँ पे उद्योग पाए जाते हैं, कहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सब मेंस के टाइप है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे हैं, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों के लिए, ठीक है। सब मेंस का है ये सब चीज़ें। क्या है इसमें मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है सब छठे ये। हाँ ये देखो, ये ना उधर एनडीए में भी पूछा गया था। चलो यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से, थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें। चला अब बताइए मुदित, आधुनिक उद्योग का मेरुदंड किसको कहते हैं, मतलब बताइए। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड मतलब इमर्जिंग वो नहीं, रीढ़ की हड्डी किसको बोला जाता है उद्योगों के, इंडस्ट्री का? सर मेरुदंड, मेरे को ऑप्शन दो तो शायद बता भी दूं, और ऐसे बिना ऑप्शन के इस्पात याद रखना, इस्पात, स्टील। अच्छा ओके। जिसमें कोयला और लोहा पाया जाता है। संचार के साधनों का अगर औद्योगिकरण हो गया, उसे आधुनिक होने से कोई नहीं रोक सकता। कार्ल मार्क्स की लाइन है। भारत में नहीं हुआ था ना? हुआ था लेकिन उल्टा हो गया। सर मैं ऑप्शन इसलिए मांगता हूँ क्योंकि वहाँ ऑप्शन 4 कंफ्यूज करने के लिए होते हैं ना। चलो अभी देखता हूँ तुम लोगों से ना, अभी पूछता हूँ। दो ऑप्शन से तो बता। जमशेदपुर पता है कहाँ पे है? पहले तो यही बता दो। जमशेदपुर झारखंड में है। टाटा टिस्को के लिए टाटा कौन सी नदी के किनारे, बस ये बताओ। ये आया भी था पिछली बार एनडीए क्वेश्चन है। ऑप्शन दे तो मैं बता दूं। अरे नहीं बताइए सर, यूपीएससी भी तो ऑप्शन देता है ना। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरखई नदी के किनारे पे बसा है, याद रखना। वो सुवर्ण रेखा ओके ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था ये, सोचो उधर। चलो आगे और पूछता हूँ। जमशेदपुर टिस्को स्थापना, टिस्को भारत में लौह इस्पात उद्योग, याद रखना ये बहुत मेन एरिया है। शुक्रिया। हाँ चलो बताइए, जो ग्रेट लेक्स के नाम से जो 5 झीलें जानी जाती है, सना बताइए उनके नाम, और उसमें सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर लेक है सर। और 5 नाम बताइए कौन कौन सी है वो। हाँ, सुपीरियर लेक है और ह्यूरोन लेक है और मिशिगन है, ओंटारियो एरी। याद रखना ये चीज़। यहाँ पे अमेरिका का लौह वस्तु उद्योग पाया जाता है, ये चीज़ याद रखना, इसीलिए फेमस है वो इलाका। चलो अब ये सब मेंस के लिए है। हाँ पर देखो, पहला पूछ सकता है, भारत में सबसे पहली बार जो है वस्त्र उद्योग कहाँ पे लगा था? कोलकाता में लगा था, याद रखना। पहली बार जो है वस्त्र मिल लगी थी मुंबई में 1854 में। कारण याद है, कपास वपास की खेती अच्छी होती है क्योंकि ब्लैक सॉइल इधर ही पाई जाती है, इसीलिए। चलो, अहमदाबाद कौन सी नदी के समीप है रमेश? अच्छा रमेश भाग गया क्या मैं रमेश? ताप्ती। गलत, मुझे बताइए। सर साबरमती। हाँ साबरमती। याद रखना, भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं अहमदाबाद को। सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस है ये। जी सर, याद रखना इसका। चलो, ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहता है ओसाका को। चलो छोड़िए, ये कंप्लीट। लास्ट चैप्टर, मानव संसाधन मंत्रालय कब बना था? ये अपने को नहीं पूछेगा यूपीएससी। मानव संसाधन कैसे बनाया जाता है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सबसे यार सबसे इसमें फर्जीवाड़ा मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा। अच्छा क्यों? बता दो, ये मेंस में लिखने के लिए काम आ जाए।
भ्रष्टाचार का गढ़ है, जाके देखिए आप। सर पर तुम्हें ये पता है, कैसे चलो लिख एक और सकते चीज़ हैं? बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें। अभी मनरेगा का नाम बताओ। चेंज किया गया ना, तुम्हें पता हाँ है हाँ क्यों हाँ। किया गया? उसमें अभी है ना करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए घोटाला पकड़ में आया, तो उसको चीज़ को छुपाने के लिए इन्होंने सब कुछ खत्म करके साइड में नई चीज़ ला दी है, ताकि ध्यान हट जाए लोगों का। तो क्या घटना कौन कर रहा था, ये लोग कर रहे थे या और लोग कर क्या रहे है, थे? तो और कौन करेगा? तो सर फिर ये ध्यान भटकाने के लिए उसका नाम बापूजी के नाम पे रख दिया, मतलब अजीब सा नाम और कर दिया। बल्कि मनरेगा तो इजीली याद रह जाता था हमें। नाम याद रखने के लिए चलिए किया जाता है, ये घोटाले छिपाने के लिए किया जाता है। तो ये कोई नहीं देखा कि ये घोटाले छुपाने के लिए नाम चेंज कर रहे हैं। तो कोई, यही तो होता है ना, देश में लोगों को धर्म से फुर्सत मिलेगी तभी तो कुछ करेंगे ना। तो मैं तो कहता हूँ कि सर ये मतलब कई कई बार ना ऐसा लगता है कि मतलब ये मेरे पर्सनल विचार हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूँ, पर फिर भी मैं ये विचार रखता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई ये डेमोक्रेसी वेमोक्रेसी एक बार खत्म कर लो। एक बार कोई हिटलर जैसा बन जाए या नॉर्थ कोरिया वाले जैसा बन जाए, फिर कोई नहीं झगड़ सकता धर्म के लिए। ऐसा कुछ ही नहीं है। मैं थोड़ा सर मैं थोड़ा रेडिकल हूँ एक्चुअली। गलत है, मैं ना विचारधारा में रेडिकल हूँ थोड़ा सा। गलत है। अपना आइडियोलॉजी सर को थोड़ा चेंज कीजिए। सर वो ठीक है, मतलब मैं कब तक फिर वो बीच का रास्ता अपनाए एक बार एक्सट्रीम होके चलो ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं डेमोग्राफी डिविडेंड वाला क्वेश्चन पूछा। आगे जाके जब आओगे ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे 12th में, तो वहाँ से यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा भी था, तो वहाँ पढ़ेंगे। चलो ठीक है, 8th क्लास कंप्लीट हो गया। कल 9th क्लास पढ़ लेना। 9th, कल वेडनेसडे है ना, कल तो कल 9th क्लास कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अपना हो जाएगा इस अगले वीक तक कंप्लीट। अगले 2 वीक मान के चल लो, उसमें ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाने के लिए दे दूंगा तुम लोगों को, फिर उसके बाद अच्छा सर एक चीज और सर, जैसे सर मैं 31 की तो अपन सैटरडे संडे तो आप ऑफ रखते होगे, 31 और 1 सर, 2 तारीख को मैं अगर पॉसिबल हुआ ना तो मैं क्लास जरूर ले लूंगा दिल्ली से बैठ के। पर मैं कुछ मतलब लिख नहीं पाऊंगा या ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, मतलब आप समझे, मैं क्लास जरूर ले लूंगा। अरे ठीक है, आपके भरोसे पे क्लास होती है। आप बोलोगे तो नहीं सर ऐसे मत बोलो। छुट्टी भी हो जाएगी, टेंशन मत नहीं नहीं लो। नहीं सर ऐसे मत बोलो सर प्लीज। ये सर यहाँ सब मेरे से पहले से आपसे जुड़े हुए हैं, मैं तो अभी तो कुछ बात वो महीनों से क्लास में आपसे जब जुड़ा नहीं हूँ। आते हैं ना। सर वो अलग बात है, पर ऐसे सर भरोसे तो आपके भरोसे क्लास होती है, मैं तो रिकॉर्डिंग मैं क्या हूँ?